वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरबीआई के क्वांटिटेटिव टूल्स को देखने वाले हैं। राइट, सो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसके बारे में वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी है। राइट, व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इसकी बात भी हम लोग कर चुके हैं। राइट, इसके बाद मैंने ये बताया था कि मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है। राइट, मनी कैसे मार्केट में फ्लो करता है और उसको कौन रेगुलेट करता है। राइट, सो रेगुलेशन वाला काम जो है वो आरबीआई करती है और किस तरीके से हाउ आरबीआई रेगुलेटेड मनी सप्लाई। राइट, तो उससे कुछ टूल्स हैं, तो आज हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करने वाले हैं। राइट, सो मेनली अगर हम देखें तो दो टूल होते हैं। राइट, क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल। राइट, सो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वांटिटेटिव टूल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वांटिटेटिव टूल्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में 6 से 7 जो है वो हमारे टर्म्स आती हैं। राइट, सो टोटल 7 टर्म्स है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीआरआर से। जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे टर्म्स जो है आपको क्लियर होती जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो की। राइट, सो गाइस यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो हम सीरीज कर रहे हैं, राइट, ये यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से है। राइट, मेंस और प्रीलिम्स दोनों की पर्सपेक्टिव से, यानी कि यूपीएससी का सिलेबस जो है जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स का वो हम लोग कवर कर रहे हैं। राइट, सो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस थी, प्लानिंग से रिलेटेड जितनी वीडियोस थी, ठीक है, सारी वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ प्लेलिस्ट बना के। जीएस3 मेंस इकोनॉमिक्स करके अगर आप लोग प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहाँ पे सब लोग सारी प्लेलिस्ट आपको जो है वो मिल जाएगी। राइट, सो प्लानिंग से लेके सबसे पहला जो हमारा टॉपिक बनाता है प्लानिंग, राइट, उसकी वीडियो सारी आ चुकी है। इसके बाद प्लानिंग के बाद ग्रोथ आता है। राइट, ग्रोथ और डेवलपमेंट। देखो ग्रोथ की बात हम लोग कर चुके हैं। सो ग्रोथ में ना मेजर्स होता है, राइट, जीडीपी वगैरह। उसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है हमारा इन्फ्लेशन। राइट, सो इन्फ्लेशन टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स में हर साल से एक क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। और अगर हम टूल्स की बात करें सीआरआर, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो हर साल जो है आपको सीआरआर एसएलआर पे या फिर जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है उससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। सो अगर हम देखें तो जो ये टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सीआरआर से स्टार्ट करते हैं कि सीआरआर क्या होता है। ओके, सो कैश रिजर्व रेशियो। देखो अब कैश रिजर्व रेशियो कौन मेंटेन करता है, ये करता है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई का टूल है बेसिकली। सो शेयर ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स दैट इज मैंडेटेड बाय आरबीआई। अगेन यहाँ पे मैंडेटेड किया जाता है आरबीआई के द्वारा। राइट, और किसको करना, किसके ऊपर कंपल्सरी होता है, तो बैंक्स के ऊपर होता है, यानी कि जो हमारी कमर्शियल बैंक्स होती हैं। राइट, शेयर ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट दैट इज मैंडेटेड बाय आरबीआई टू बी मेंटेन्ड विद आरबीआई इन फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। राइट, सो लिक्विड कैश, यहाँ पे कौन वर्ड आता है लिक्विड। सो लिक्विड कैश क्या होता है, लिक्विड कैश एक हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पैसे में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाए, यानी कि कैश जो है वो खुद एक लिक्विड कैश है। राइट, सो ये 5% है प्रेजेंट टाइम में। कि जो रेट है ये चेंज होता रहता है। राइट, रेट चेंज होता रहता है। एट प्रेजेंट 5% है क्योंकि इन्फ्लेशन आप लोग देख रहे होगे काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है। राइट, सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई के द्वारा लागू किया जाता है। सो अगेन सीआरआर, सो सीआरआर जो है उनके टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का 5% जो है, जैसे मान लीजिए कोई किसी भी कमर्शियल बैंक का टोटल डिपॉजिट जितना भी हो उसका 5% जो है वो मेंटेन करके रखेगा किसके पास, आरबीआई के पास। ओके, यानी कि आप मान लो XYZ वैल्यू है। राइट, XYZ। ओके, टोटल डिमांड डिपॉजिट NDTL, यानी कि जितनी भी उनके पास पैसा आया डिपॉजिट्स के फॉर्म में। राइट, सो डिपॉजिट के फॉर्म में जितना भी पैसा आया उसका 5% जो है कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। राइट, अब क्यों रखना पड़ता है ये देखिए, क्यों रखते हैं हम आरबीआई के पास, यानी कि कमर्शियल बैंक को ये पैसा आरबीआई के पास रखने की कौन सी नीड पड़ती है, मतलब क्या क्यों रखते हैं वो लोग। सो ऑब्जेक्टिव देखिए, टू इंश्योर दैट पार्ट्स ऑफ बैंक्स डिपॉजिट इज विद सेंट्रल बैंक हैंड सेफ, यानी कि कुछ पैसा अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रख लेगी, क्योंकि आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है,
तो पैसा जो है वो सेफ रहेगा, राइट। तो आप लोग देखते होंगे कि एनपीए वाली सिचुएशन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाली सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। लोग पैसे देके लोन काफ़ी सारे ले लेते हैं और उसके बाद चुका नहीं पाते, राइट। सो ये कुछ इश्यूज हैं जो हम बैंक के साथ देखने के लिए मिलती है। सो सेकंड जो है टू इन्फ्लुएंस प्राइस एंड लिक्विडिटी। अब सीआरआर को लागू करने का ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो इन्फ्लुएंस प्राइस एंड लिक्विडिटी, यानी कि प्राइस को स्टेबल करने के लिए आरबीआई जो है सीआरआर को कम भी कर सकती है और सीआरआर को बढ़ा भी सकती है। हमने कल वाले कॉन्सेप्ट में समझा था कि डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, राइट। सो डिमांड एंड सप्लाई में देखिए हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, राइट। बैंक वाली सिचुएशन में भी हमने समझा था, इंडिविजुअल के सिचुएशन में समझा था कि अगर कोई इंडिविजुअल है तो कैसे इन्फ्लेशन जो है वो आरबीआई कंट्रोल करती है, राइट। सो बैंक का देखा था, क्योंकि आरबीआई जो होती है वो बैंकों का बैंक है, राइट। सो देखिए ऑब्जेक्टिव की बात हम यहाँ कर चुके हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैसा सेफ रहता है। सीआरआर जो है वो आरबीआई के पास मेंटेन करना होता है क्योंकि पैसा सेफ रहता है। सेकंड जो है प्राइस और लिक्विडिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ओके। सो अब हम ये देखते हैं कि इसका मतलब कैसे कैसे काम करता है सीआरआर जो है। अगर हम इसको घटाते बढ़ाते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, राइट। सो बैंक हैव मोर मनी। मान लीजिए बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, ओके। अब बैंक के पास ज़्यादा पैसा कब रहेगा? जब सीआरआर कम होगा, ओके। सीआरआर कम होगा तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा। आप कहेंगे कैसे? देखो सीआरआर अगर कम रहेगा, मान लो सीआरआर हमारा है 3%, ओके। फॉर एग्जांपल के तौर पे सीआरआर अभी प्रेजेंट टाइम में 5% है क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है। तो हाई है तो मार्केट में जो है पैसे की वैल्यू जो है वो डाउन जा रही है। करेंसी, इंडियन करेंसी की वैल्यू काफ़ी डाउन जा रही है। रिसेंट में अभी न्यूज़ में आया था कि गोल्ड की जो वैल्यू है, जो अमाउंट है गोल्ड को काफ़ी इंक्रीज कर दिया गया है। क्यों? ताकि हमारे देश का पैसा जो है वो बाहर ना जा सके, ओके। तो अगेन यहाँ पे आप लोग इसे लिंक करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो है इन्फ्लेशन आरबीआई कंट्रोल कर रही है, ओके। यहाँ पे गोल्ड का जो प्राइस है, गोल्ड के प्राइस को इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे सीआरआर को इंक्रीज कर दिया। ये लोग यहाँ पे इंक्रीजमेंट क्यों है? इंक्रीजमेंट इसीलिए है क्योंकि मार्केट में, इकॉनमी में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि मनी का सप्लाई जो है वो इकॉनमी में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो उसी सप्लाई को कम करने के लिए यहाँ पे टूल जो है, यहाँ पे परसेंटेज की जो रिक्वायरमेंट है होती है मेंटेन करने के लिए, वो बढ़ा दिया गया है। अब बढ़ा देंगे तो बैंकों के पास पैसा जो है वो कम होगा, ओके। बैंकों के पास पैसा कम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है। यानी कि आप ज़्यादा मेंटेन करो आरबीआई के पास, ज़्यादा रखो आरबीआई के पास पैसे, ओके। तो इससे क्या होगा? आपके पास पैसे कम रहेंगे और पैसे कम रहेंगे तो आप लोन कम दोगे, ठीक है। लोन कम दोगे, देखो बैंक लोन कम दे नहीं रहा है, ओके। उसने जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया है, ओके। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो इंसान खुद ही लोन लेना बंद कर देगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जब इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा तो लोन लोग लेंगे ही नहीं, और जब लोन लेंगे नहीं तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ओके। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। तो आप ये समझो कि यहाँ पे मान लो बैंक के पास, ये वाला कॉन्सेप्ट हम इसको समझने के बाद समझते हैं क्योंकि यहाँ पे 5% वाला जो रूल है वो लागू हो रहा है। देखो यहाँ पे बढ़ा दिया सीआरआर को प्रेजेंट टाइम में, जिस टाइम पे आज मैं वीडियो बना रही हूँ, ओके। 3 जुलाई, ओके, 3 जुलाई 2022, ओके। तो 5% एनडीटीएल है, यहाँ पे 5% जो है वो इंक्रीज बढ़ा हुआ है। तो बढ़ जाएगा तो बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास पैसे जो है वो कम होंगे, ठीक है, लैंड करने के लिए, यानी कि लोन देने के लिए कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम होंगे। क्यों पैसे कम होंगे? क्योंकि भाई वो ज़्यादा रख रहा है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स का 5% रख रहा है वो, और ये परसेंटेज काफ़ी हाई है। तो इससे क्या होगा? लैंडिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, फंड जो है कॉस्टलियर मिलेगा, यानी कि लोन महंगा हो जाएगा। लोन महंगा होगा तो इंसान बोरविंग, यानी कि आम पब्लिक जो है, जनता जो है वो बोरविंग यानी कि लोन को कम लेगी, और लोन कम लेगी तो मनी सप्लाई मार्केट में अपने आप कम हो जाएगा। जब भाई पैसा आपके पास आएगा ही नहीं तो आप खर्च कहाँ से करोगे, ओके। सो मनी सप्लाई मार्केट में है ही नहीं। अब जब पैसा नहीं रहेगा तो आप खर्च कहाँ से करोगे? यानी कि कोई भी चीज़ लेने के लिए आपकी डिमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो डिमांड भी इसकी जल्दी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। और जब डिमांड डिक्रीज होगी
तो क्या होगा, इससे प्राइस अपने आप गिर जाएगा। दुकानदार भाई सोचेंगे भाई मेरे कमोडिटी का तो कोई डिमांड ही नहीं है, डिमांड को डिक्रीज कर दो। अब डिमांड डिक्रीज करने पे क्या होगा, लोग आएंगे। ठीक है, सो ये साइकिल या पूरी मनी सप्लाई की कैसे 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 हमारी इकॉनमी चलती है। सो आई होप आप लोग को CRA वाला समझ में आया होगा। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसकी कैश रिजर्व रेशियो। अब सुनो, यहाँ पे तो महंगा कर दिया, ठीक है 5%, तो 5% कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम है। अब जब यही रेट कम हो जाएगा, परसेंटेज इसकी कम हो जाएगी, 3 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक है मोर मनी, बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको कम अमाउंट जो है वो RBI के साथ मेंटेन करना होगा। ठीक है, जब कम अमाउंट RBI के साथ वो मेंटेन करेगा कमर्शियल बैंक, तो उसके पास लैंडिंग करने के लिए पैसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और पैसा ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को लो कर देगा, और इंटरेस्ट रेट को लो कर देगा तो फंड जो है वो चीपर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे जब फंड जो है वो डाउन चला जाएगा, तो अगेन यहाँ पे मोर बोरविंग्स, यानी कि उधार लेने के लिए लोग फटाफट से बैंक पहुँचेंगे। ठीक है, बैंक पहुँचेंगे, भाई हमें उधार दे दो, क्योंकि उनको तो पता है इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो है, जितनी मर्जी का उतना लोन ले लो। तो यहाँ पे मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगेन जब पैसा लोग के जेब में आ जाएगा तो इकॉनमी में मनी जो है वो मनी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मनी का फ्लो जब ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, जैसे आज की सिचुएशन में है। ओके, अभी कल परसों के एक आर्टिकल में आया था, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इंडिया में, राइट। सो इंडिया की जो करेंसी वैल्यू है काफ़ी गिर गई है, अगर हम मुकाबला देखें US डॉलर के। ठीक है, US डॉलर के कंपैरिजन में अगर हम इंडियन करेंसी देखें, तो अगर RBI जो है अगर गोल्ड के रेट को या फिर गोल्ड का जो इम्पोर्ट ड्यूटी है अगर उसे इंक्रीज नहीं करता, तो हमारा जो इंडिया रुपी है, ठीक है, हमारा जो इंडिया रुपी है वो 80 रुपये हो जाता। ठीक है, 80 रुपये हो जाते, यानी कि US का डॉलर जो है वो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है वो काफ़ी मजबूत जा रहा है। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझो कि इन्फ्लेशन जो है एट प्रेजेंट इतना हाई क्यों है। देखो, यूएस का जैसे मान लो हमारे इंडिया में RBI है, ठीक है, RBI सेंट्रल बैंक है, ऐसे ही US में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व, राइट। सो वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है, अब देखो प्रेजेंट टाइम में इन्फ्लेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में ही काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, राइट। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी हाई जा रहा है, और भी सारी कंट्रीज़ हैं जितनी भी US वगैरह को छोड़ के, ठीक है, US का जो डॉलर है, राइट, वो काफ़ी हाई जा रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट। अब ये देखिए कि डॉलर की जो वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग क्यों है इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज, राइट। सो अगर मैंने अभी बताया कि अभी आने वाले जो लास्ट का जो 3-4 दिन अभी गया है, राइट। सो ये सिचुएशन आने वाली थी कि हमारा जो $1 है वो 80 रुपये के बराबर होने वाला था। ठीक है, तो RBI नहीं चाहती थी कि 80 रुपये हो $1 के बराबर, तो उसने क्या किया, यहाँ पे गोल्ड की इम्पोर्ट की जो ड्यूटी थी उसको बढ़ा दिया। अब इसका एक रीज़न है, इन्फ्लेशन बढ़ने का एक रीज़न है, ठीक है, सबके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। सो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, राइट। जितना भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था इंडिया में या फिर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, बाकी की जो कंट्रीज़ है, राइट, उसमें क्योंकि US के लोग तो हर जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। US हो गया या फिर और भी कोई कंट्री हो गई, तो हर कंट्री जो है ग्लोबलाइजेशन का एरा है, तो ग्लोबलाइजेशन के एरे में सब लोग पूरी दुनिया में, पूरी कंट्री में सबको फ्रीडम है, कोई भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सो जितने भी फॉरेनर इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। अब आप लोग कहेंगे कि उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू क्यों कर दिया, क्योंकि फेडरल रिजर्व कौन है, सेंट्रल बैंक है, कहाँ का, US का। सो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को काफ़ी हाई कर दिया है, राइट। अब इंटरेस्ट रेट को हाई कर दिया है तो इसीलिए लोगों ने क्या कर लिया, अपना पैसा निकालना जो है दूसरी कंट्री से शुरू कर दिया है, ठीक है, और स्टॉक्स वगैरह बेच दिए हैं, अपने शेयर्स वगैरह सब बेच दिए हैं,
इससे क्या हो रहा है कि करेंसी की इन जो कंट्रीज की करेंसी है वो डॉलर में पे करती है, तो इससे इसीलिए इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी हाई जा रहा है। सो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से एट प्रेजेंट इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो आरबीआई है उसने सीआरआर को इंक्रीज कर दिया है, इम्पोर्ट ड्यूटी का यहाँ पे गोल्ड की इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है ताकि देश का पैसा जो है वो देश में रहे, देश से बाहर ना जा पाए। वो देखो अगर हम डेटा देखें तो 2021 यानी कि लास्ट ईयर में हमने 46.14 बिलियन डॉलर का सोना जो है हमने इंपोर्ट किया था। यानी कि इतने डॉलर इनटू आप जितना भी अमाउंट हो इंडिया रुपीज़ का, मतलब $1 का जो है वो 70 के आसपास रहता है। ओके, सो इनटू आप कर लीजिए, इतना पैसा जो है हमारे देश का बाहर चला गया। राइट, सो पैसा हमारे देश का बाहर ना जाए, कम जाए, इसके लिए जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी जो है आरबीआई ने 10.75 से बढ़ा करके 50% कर दिया है। राइट, सो एट प्रेजेंट 15% जो है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी गोल्ड पे लगा दिया है बाय आरबीआई। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा सीआरआर का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएलआर की। राइट, एसएलआर की फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होती है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, सो व्हाट इज एसएलआर? सीआरआर की बात अभी मैं कर चुकी हूँ। राइट, एसएलआर अब देखो, शेयर ऑफ बैंक्स एनडीटीएल टू मेंटेन विद इटसेल्फ एज लिक्विड एसेट्स। यानी कि ये वो पैसा होता है, ये वो अमाउंट है ऑफ टोटल एनडीटीएल, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ओके, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का ये कुछ ऐसा परसेंट कमर्शियल बैंक को अपने पास मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, अब कितना परसेंट है? सीआरआर तो अभी हमने देखा था एट प्रेजेंट, वैसे वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। राइट, सो सीआरआर का हमने देखा था 5% है, एसएलआर जो है वो प्रेजेंट टाइम में 18% है। यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 18% जो पैसा है वो कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगी। ओके, 5% रखेगी आरबीआई के पास और 18% रखेगी किसके पास? अपने खुद के पास। बट ओके, लिक्विड एसिड्स के रूप में रखेगी। अब लिक्विड एसिड्स मैंने बताया था क्या होता है, जो कि जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सके, यानी कि गोल्ड जो है वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। कैश खुद एक कैश है, सो दैट इज ऑल्सो लिक्विड एसिड्स। राइट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिक्विड एसिड्स, क्योंकि उसमें भी हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, तो अगर आप जाओगे तो उसके बदले आपको पैसे तुरंत जो है वो मिल जाएंगे बिना किसी देरी के। ठीक है, बॉन्ड जो है, बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो भी जो है लिक्विड एसिड्स है। तो लिक्विड एसिड्स 18% जो है आपको एनडीटीएल का मेंटेन करना पड़ेगा एज अ एसएलआर। ठीक है, किसके पास? अपने खुद के पास। ठीक है, सीआरआर और एसएलआर हमने समझ लिया। सीआरआर में आरबीआई के पास मेंटेन करना होता है और एसएलआर में अपने खुद के पास एज अ रिजर्व जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि मतलब ये मेंटेन करने की ज़रूरत क्या है? तो अगेन यहाँ पे रिस्क ना झेलना पड़े बैंक को। ठीक है, बैंक जो है वो दिवालिया घोषित ना हो जाए, तो कुछ ना कुछ अमाउंट उनके पास रहे इमरजेंसी के रूप में, जिसका यूज़ वो आगे कर सकें। बट सबसे लास्ट वाली कंडीशन होती है जहाँ पे इसका यूज़ होता है। सो प्रेजेंट में 18% है। ओके, शुड नॉट बी मोर देन 40%। अभी 40% से ज़्यादा नहीं जा सकता। एसएलआर का जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है वो 40% से इंक्रीज नहीं किया जा सकता। ठीक है, लास्ट कंडीशन है 40%। सो एट प्रेजेंट 18%। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन सीआरआर एंड एसएलआर। ओके, सो सीआरआर में रिक्वायर्ड टू हैव ओनली कैश रिजर्व। ओके, कैश रिजर्व, सिर्फ पैसे ही आप लोग यानी कि कमर्शियल बैंक जो है वो खाली पैसे ही रख सकती है। ठीक है, गोल्ड कैश गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड्स वगैरह नहीं रखना होता है आरबीआई के पास। सीधा पैसे तो रोकना चलेगा, यहाँ पे गोल्ड सिक्योरिटी वगैरह नहीं चल रही है। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में एसएलआर देखें तो यहाँ तो भैया कुछ भी चल जाएगा, अपना ही हिसाब है, अपना ही किताब है। ठीक है, कुछ भी रख लो, गोल्ड कैश गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स, यानी कि लिक्विड एसिड्स होनी चाहिए। एसएलआर खुद को मेंटेन करना है, खुद हम जैसे मर्जी वैसे रहे, ऐसा नहीं है। आरबीआई का ये स्ट्रिक्ट रूल है। ठीक है, जो कि मेंटेन करना पड़ता है। सेकंड जो है, बैंक डोंट अर्न रिटर्न मनी पार्क एज सीआरआर, यानी कि बैंक जो है
इस पे कुछ कमाती नहीं है, ठीक है। देखो कमर्शियल बैंक अपना टोटल एनडीटीएल का कुछ परसेंट यानी कि एट प्रेजेंट 5% मान लो आरबीआई के पास रखती है, तो वो उस पर इंटरेस्ट नहीं कमा रही है, ठीक है। वो पैसा है बस वो रखा हुआ है, उस पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। आरबीआई का कहना है, सीधे सख्त कहना है कि आपको इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। सो यहाँ पे यही पॉइंट है, बैंक डोंट अर्न रिटर्न, ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं मिलता है। मनी पार्क है सीआरआर अगर आपने रखा हुआ है तो ठीक है। इट इज मैंडेटेड। अगेन कंपैरिजन देखें तो बैंक अर्न रिटर्न ऑन मनी पार्क SSLR, यानी कि यहाँ पे जो गोल्ड कैश वगैरह है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यहाँ पे जो मनी अर्न रिटर्न किया जा सकता है। अगेन सीआरआर में इट इज मैंडेटेड बाय बैंक विद आरबीआई, ठीक है। तो ये मैंडेट है आरबीआई के द्वारा। अब यहाँ पे कंपैरिजन देखें, सिक्योरिटी आर केप्ट विद द बैंक्स देमसेल्फ, खुद के पास रखना होता है, ठीक है। मैंने बताया भाई अपना हिसाब अपने किताब जैसे मर्जी वैसे लिखो। तो सिक्योरिटी आर केप्ट विद द बैंक्स देमसेल्फ व्हिच दे नीड टू मेंटेन इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, यानी कि लिक्विड एसेट्स के रूप में उनको कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, या तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखें या गोल्ड या कैश के रूप में रखें, उनकी मर्जी है। सो ये कुछ डिफरेंस था सीआरआर और एसएलआर में, ठीक है। हमने काफ़ी डिटेल में समझा है कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम रेपो रेट देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ रेपो रेट एंड व्हाट इज़ रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। उसके साथ ही साथ हम लोग इसके बाद टोटल 7 आई थिंक टर्म्स हैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव टूल्स में, तो 7 के 7 टर्म्स हम लोग देखने वाले हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।